है? घर जाके इतना उत्तेजित कहाँ रहे तू? घर जाने, घर कभी चले जाओ। पहला कानून हो गया था, दूसरा भी हो गया था। सवाल चल रहे थे ना। अच्छा, कौन सा फॉर्म? दूसरों की शादी में ज्यादा नाचोगे तो खुद की नहीं होगी, समझे? ये लगाओ इसी बात पे। ये लगाओ, बताते हैं। एल्युमिनियम डिपॉजिटेड पूछा हुआ है, और रिएक्शन क्या होगी? मॉल्टन फॉर्म में मान के चलेंगे, कुछ नहीं दिया तो। ये रिएक्शन है इन फैक्टर 3। इक्विवेलेंट वेट 27/3 9। क्या पूछा? तो बताएं, फर्स्ट लॉ या सेकेंड लॉ? है? पहला कानून है। ये लगा दो सीधे। एल्युमिनियम का मास चाहिए तो इक्विवेलेंट वेट उसी का लगाओगे, 9। आईटी डायरेक्ट दिया हुआ है, सीधे पुट कर दो। आईटी की वैल्यू कितनी? 3 × 10⁻। खींचे। तो ये पहले कानून का सवाल। चले। हम्म। बताओ, सही चीज का गलत जगह इंतजार करोगे तो यही होगा। सब्जी लेने जाना था ना उसके बाद। उसके लिए दूसरी रखी। चले। क्या कह रहा है अभी? हो पाएगा? क्या पूछा है? कितनी करंट पास करें, है ना? आपको क्या बनाना है? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस बनाना तो रिएक्शन लिखें। ये रिएक्शन हो रही होगी, तो जो H2 है उसका इन्फेक्टर कितना है? ठीक है। और किस रेट से H2 बनानी है? 1 cm³ पर सेकेंड।
इस रफ्तार से H2 बनानी, वो भी किस पे, एनटीपी पे। इस रफ्तार से बनाने का मतलब अगर आपको समय 1 सेकंड मिलेगा तो कितनी बनाओगे, 1 सेकंड में 1 सेंटीमीटर क्यूब बनाओगे। 1 सेंटीमीटर क्यूब मतलब 1 ml, 1 cc। ठीक है। समय कोई पूछे कि तुमने 1 सेकंड ही क्यों लिया, है ना, तो ये मत कहना कि लोग 1 सेकंड कहते हैं, है ना, 1 सेकंड टाइम भी, तो ये सब बातें मत कर लेना। कहोगे 2 सेकंड भी ले लोगे तो भी आंसर वही आएगा, क्यों? अगर 2 सेकंड टारगेट लोगे तो भी आंसर यही आएगा जो आने वाला है, कारण उसका समझेंगे भी पूरा लग जाने के बाद। लेकिन थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि मैंने 1 सेकंड समय लिया, कोई तो समय लेंगे ना, तो हमारा टारगेट ये है। अब बताएं, हमारा ये अगर टारगेट है एनटीपी पे हमको बनाना है उसको, तो 1 ml का मतलब 1/22,400 मोल। एन फैक्टर देखो, एन फैक्टर मल्टीप्लाई कर दो, एन फैक्टर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएंगे, मोल इंटू एन फैक्टर मतलब ग्राम इक्विवेलेंट। किसके, कितने आगे, तो ये आगे ग्राम इक्विवेलेंट। जितने ग्राम इक्विवेलेंट उतने ही फेराडे। ऐसे भी समझ सकते हैं और सीधे भी लगा सकते हैं। देखिए आपको कानून कौन सा लगाना है इसमें, पहला है दूसरा? तो बताएं, अगर पहला कानून आपको लगाना है तो ये क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। इसको बराबर कर दो किसके, I/T/96500 के। ये क्या है, नंबर ऑफ फेराडे। तो जितने फेराडे उतने ही, वही फॉर्मूला है, W = E/I/T। देखने का तरीका अलग है। अब बताएं इससे फायदा क्या होगा कि ग्राम इक्विवेलेंट आपने निकाले हुए हैं, सीधे पुट कर दो यहाँ, कितने, ये हो गए ग्राम इक्विवेलेंट। इधर करंट हमको चाहिए, टाइम 1 सेकंड पकड़ लो, 0 0 काट दो, आई की वैल्यू आ रही है कितनी, 965/एम्पियर में आंसर आएगा 8.6 एम्पियर। खींचे। अब मैंने आपसे कहा था कि सवाल अगर आप 2 सेकंड मान के लगाएंगे तो भी आंसर। अच्छा मान लो यहाँ 2 सेकंड होता तो यहाँ बताइए 2 सेकंड होता तो टारगेट आपका होता 2 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ 2 आता, यहाँ 2 आता, तो फिर यहाँ भी 2 आता, फिर यहाँ भी 2 आता, फिर यहाँ पे भी 2 आता, और फिर यहाँ जब आप आते तो यहाँ पे भी 2 आता। लेकिन जब यहाँ 2 आता तो फिर यहाँ पे भी तो 2 आता। समझ रहे हो, यहाँ 2 आएगा तो यहाँ टाइम भी तो 2 हो गया, 2 2 कट लेगा तो आंसर तो वही आएगा। बात समझ आ गई? तो आप कुछ भी समय माने उससे कोई फर्क। अब इस सवाल में अगर आप इतना टाइम देंगे उसको, फिर से आपको ले जाएगा, आप हमारे साथ आइए प्लीज, आपकी जान को खतरा, आप इतना कुछ जानते हैं। समझ रहे हैं? पहले तो पूछेगा आपने और किसी को कही ये बात, जैसे आप कहेंगे नहीं तुरंत ले जाएगा। अब देखिए, अगर आपको जल्दी जल्दी करना है कार्यक्रम, अच्छा ये 22,400 क्यों डिवाइड किया, ये ml था, इसमें कितना डिवाइड किया, 22,400 मोल आ गए, क्यों, क्योंकि क्या चला है, ठीक है। तो देखिए अगर आपको सवाल लगाना है तो आप टाइम फिक्स कर लो कोई 1 सेकंड। 1 सेकंड में बताओ कितना टारगेट है तुम्हारा, 1 ml। 1 ml टारगेट है तो 1/22,400 कर दो, ये क्या आ गया, मोल। मोल में फैक्टर मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या आ गया, जितना हम इक्विवेलेंट उतने ही, तो यही फेराडे है। फेराडे में 96500 मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ गए, कुलॉम। तो ये आ गए कुलॉम। कुलॉम क्या होते हैं, I/T। तो इसको बराबर कर दो, I/T के टाइम कितना है, टाइम को इधर ले आओ, जो बचा वही तो आई है। क्या सवाल एक लाइन में खत्म है,
मुंह बंद करके समझे क्या क्या समझिए फिर से देखिए। ये क्या है, ये क्या है, ml। इसमें ये डिवाइड किया तो ये क्या आया, मोल। मोल में ये मल्टीप्लाई किया इन फैक्टर तो क्या आया, ग्राम इक्विवेलेंट। ग्राम इक्विवेलेंट जितने होते हैं उतने ही, तो ये फेराडे हो गए। फेराडे में 96500 मल्टीप्लाई किया तो कूलॉम। कूलॉम इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू आई टी, तो टी डिवाइड कर दिया तो आई आ गया। तो ये सब करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। लॉजिक अगर आपके क्लियर है तो एक लाइन का सवाल है। इसमें वो बात भी आप समझा सकते हैं कि अगर मैं 2 सेकंड मानूं तो भी आंसर, अगर आप यहाँ 2 सेकंड मानेंगे तो क्या अंतर आएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, तो यहाँ नीचे भी 2 2 सेकंड हो जाएगा, 2 2 कट जाएगा। समझ रहे हैं, खींचे। तो पेपर में सिर्फ ऊपर ऊपर ये करना होता है। तुम्हें सब एक ही मान के चलना है, थोड़ा अंतर होता है। ओल्ड एसटीपी भी है, लेटेस्ट एसटीपी भी है, लेकिन आपको अपने लेवल पे एसटीपी एनटीपी दे तो आप क्या माने, हमेशा ओल्ड वर्जन माने। एसटीपी एनटीपी का जो पुराना वर्जन है वही सवाल में फॉलो होता है अभी भी। तो आपको क्या मानना है, एक मोल का मतलब अगर एसटीपी या एनटीपी कुछ है तो 22,400 ml या 22.4 लीटर। वो सब ना करके आ जाना 22.7 और मैंने ज्यादा दिमाग लगा दिया, तुरंत वापस आना पड़ेगा। लेटेस्ट वर्जन बदला है, लेकिन लेटेस्ट वर्जन पे सवाल आते नहीं है। अगर आएंगे तो वो लिखेगा साफ साफ कि कृपया प्रश्न को लेटेस्ट वर्जन से लगाएं। इतना करते नहीं है, तो आप अपने लेवल पे हमेशा क्या मानेंगे, ठीक है। कंडीशन ने बदल दी थोड़ी सी, पहले 1 ATM था, अब 1 बार है। पहले स्टैंडर्ड 1 ATM माना जाता था, लेटेस्ट में उसे 1 बार कर दिया गया। आईपीएससी करती है, उनको अच्छा लगा। दोनों अंतर कोई खास नहीं, तो थोड़ा सा ही अंतर है, एटीएम बार में बहुत जरा सा अंतर। कितने एटीएम बड़ा होता है कि बार बड़ा होता है? एटीएम बड़ा है कि बार बड़ा है? एटीएम बड़ा है। एक एटीएम में कितने बार होते हैं, 1.013 बार। तो एक एटीएम में एक से ज्यादा बार होते हैं, बड़ा कौन हुआ, भूल गए ना आप, देखो इसलिए याद रखने तरीका बनाओ। आपको कहीं जाना है तो पहले एटीएम जाओगे। पैसा भी तो होना चाहिए, अब दूसरी जगह मत चले जाना। तो बड़ा कौन है, एटीएम। कह रहे हैं, ठीक है। नहीं नहीं, प्लीज लोकतांत्रिक, तांत्रिक तरीके से लिए, रिकॉर्ड में जा रहा है। हाँ प्लीज। क्वेश्चन नंबर 7 लगाए। नटखट खा रहे हो क्या गाइस? सवाल जल्दी से नोट करें। सेकंड लॉ का सवाल है क्या, सीरीज में जोड़ा है अपने। चले सवाल पढ़ लें एक बार, क्या कह रहा है। कह रहा है कॉपर सल्फेट लिया आपने 1 लीटर 1 मोलर, तो लीटर का कोई नहीं जब आपको मोलरिटी पता है, जब फर्जी दिया हुआ है, छोड़ें इसको। इसके कितने 1 मोलर 2 लीटर का कोई यूज नहीं है, इन दोनों को सीरीज में जोड़ दिया है। तो सवाल है सेकंड लॉ का, सचित्र वर्णन अगर आप करें।
पेटीएम में 5 रुपए प्राप्त हुए क्या? देखिए ये यहाँ क्या भरा हुआ है पहले वाले में, बताओ। इसमें भरा है कॉपर सल्फेट पहले वाले में। दूसरे वाले में क्या भरा है? तो पहले तो आपको ये पता चलना चाहिए सवाल लगाने से पहले कि क्या बनेगा। CuSO4 एक्वस, NaCl एक्वस। बताएं ये क्या है? इसको जोड़ा इससे तो फिर करंट इधर फ्लो करेगी, तो ये एनोड बनेगा और ये ठीक है, तो ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। बताएं इसके ऊपर कौन जमा होगा जाके? कॉपर भी है, पानी भी है, कौन जमा होगा? सवाल अगर बिना पढ़े आप समझे तो भी समझा सकते हैं। कानून के अकॉर्डिंग इसके ऊपर कॉपर डिपॉजिट होगा। याद आया? तो कानून संख्या 2 के मुताबिक हम्म फिर कम कुछ याद नहीं रहता, कल का पढ़ा आज नहीं याद रहता। देखिए कैथोड है ना, तो कॉपर यहाँ पे डिपॉजिट, उधर क्या हो रहा है? इसमें Na+ है और पानी भी है, तो कौन जीतेगा कैथोड पे? पानी। तो इसके कैथोड पे अगर आप चेक करेंगे क्या रिएक्शन हो रही है? पानी रिड्यूस हो रहा होगा। बैलेंस कर लें, चेक करें बैलेंस है। तो ये इसका कैथोड, ये इसका कैथोड। अब सवाल पढ़ें। सवाल में कह रहा है जब दोनों को सीरीज में जोड़ते हैं, इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, तो 31.75 ग्राम कॉपर यहाँ पर डिपॉजिट होता है। किसके कैथोड पे? कॉपर सल्फेट वाले पे। तो पूछा है कि कितना वॉल्यूम बनेगा हाइड्रोजन गैस का एनटीपी पे? किसके कैथोड पे? तो यहाँ पे H2 बन रहा है, वो किस रिएक्शन के थ्रू बन रहा है समझ पा रहे हैं? कई लोग यहाँ पे ये वाली रिएक्शन यूज कर लेते हैं, 2H+, 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2, उससे भी एन फैक्टर H2 का 2 ही आता है, सवाल सही हो जाता है। लेकिन रिएक्शन गलत है वो। कभी ऐसा सवाल आ गया कि बताओ इस पर रिएक्शन कौन सी हो रही है, और आपने प्रोटॉन रिड्यूस करा दिया, तो ले जाएगा फिर से आपको, क्योंकि प्रोटॉन रिड्यूस हो नहीं रहा, क्योंकि प्रोटॉन का जो अमाउंट है वो बहुत कम है। हालांकि इसका मन तो अच्छा खासा करता है, लेकिन इसका सोर्स कौन है यहाँ पे? पानी। तो उस पॉसिबिलिटी को हमने पहले ही हटा रखा है। समझ पा रहे हैं बात? अब आए यहाँ पे कॉपर का फैक्टर कितना? तो ये सब सवाल में क्लैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि जब कुछ अंदर की बात पूछेगा तो आप यहाँ समझा पाएंगे। आगे बढ़िए। दोनों तरफ बताएं ग्राम इक्विवेलेंट बराबर डिपॉजिट होंगे। यहाँ पे जितने ग्राम इक्विवेलेंट कॉपर डिपॉजिट होगा, यहाँ पे उतने ग्राम इक्विवेलेंट हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो यहाँ पे H2 गैस इवॉल्व हो रही है, और यहाँ पे कॉपर सॉलिड डिपॉजिट हो रहा है। बराबर करो। ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के हमारे पास 3 तरीके थे। कौन कौन से? W/E, मोल इंटू एन फैक्टर, और नॉन मेल्टिंग। तो आप जो चाहें वो तरीका दोनों में से कहीं भी लगा सकते हैं, तीनों में से कोई भी यहाँ भी लगा सकते हो, तीनों में से कोई भी। तो सुविधा अनुसार लगाएं। यहाँ W1/E1 लगा लें, और यहाँ पे मोल इंटू एन फैक्टर लगा लें, क्योंकि हमें आगे चल के क्या निकालना है? तो वॉल्यूम निकालना है, तो मोल निकाल लेंगे तो अपने आप वॉल्यूम निकल आएगा, है ना? तो इसका मोल और इसका इनफेक्टर। बताओ इसका मास कितना दिया क्वेश्चन में? कितना बना? ये कॉपर का ही है। कॉपर का ही कितना होता है? मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। इधर कितने मोल बने पता नहीं, तो मान ले एन मोल बने।
या x स्मॉल 1 है, n फैक्टर कितना है, सॉल्व कर लो, ये तो कट लेगा सर। ये बना है। अब अगर मान लो ये STNTP बना तो फिर क्या करोगे? 22.4 मल्टीप्लाई कर दो। खींचे, ये हो गया। क्या कर मोलैरिटी से, वॉल्यूम से? अच्छा, इससे कोई यूज ही नहीं इसका, फर्जी दिया है। आपको कंसंट्रेशन दिया है, वॉल्यूम दिया है, अमाउंट बताना चाहता है, उससे में क्या फर्क पड़ेगा? यहाँ पे कितना था, कितना कॉपर था, कितना सल्फेट था, ये तो जानना ही नहीं ना हमें। हमें ये जानना है कि यहाँ डिपॉजिट कितना हुआ। जितना डिपॉजिट हुआ उससे मतलब है, कितना पड़ा हुआ है उससे क्या मतलब है, समझ रहे हो? उसका इस्तेमाल हो सकता है अगर सवाल को थोड़ा कठिन कर दिया जाए। ऐसा नहीं है कि उसका कोई यूज नहीं हो सकता। जैसे वो अगर वो ये पूछना शुरू कर दे कि इतना कॉपर डिपॉजिट हुआ तो कितना बच गया, समझ रहे हैं? फिर आपको ये पता करना पड़ेगा कितना था। अगला सवाल वही है। चले, चक्रव्यूह की तरह है बिल्कुल। आगे बढ़िए। अब इस सवाल को अगर आप थोड़ा सा जल्दी लगाना चाहें, इतना करेंगे, ये सब डायग्राम वगैरह बनाने लगे फिर तो ले ही जाएगा कंफर्म। आप तो कुछ ज्यादा ही जानते हैं, अब आप हमारे लिए खतरा बन सकते हैं। देखिए वहां जे क्या कहता है, एक लाइन प्रश्न खत्म हो सकता है। एक जगह पे क्या बना, कॉपर, दूसरी जगह पे क्या बना, दोनों सीरीज में जुड़े हुए थे तो क्या दोनों पे सेकेंड लॉ लग रहा होगा? दूसरा कानून क्या कहता है? कहता है कि जिस रेशियो में इनके मासेस डिपॉजिट होंगे वो वही रेशियो होगा जो इनके इक्विवेलेंट वेट का रेशियो होता है। तो अगर मैं ये कहूं कि मैंने इक्विवेलेंट वेट का रेशियो पता कर रखा है, तो क्या ये कहना सही होगा कि इनके मास का रेशियो पता है? समझ रहे हैं? तो क्या आपको इनके दोनों के इक्विवेलेंट वेट का रेशियो पता है कितना? इसका इक्विवेलेंट वेट कितना होता है? 63.5/2। और इसका इक्विवेलेंट वेट कितना होता है? मोलर मास 2, एन फैक्टर भी 2। ये किस चीज का रेशियो है? दोनों के ई का। और यही किस चीज का रेशियो होगा? दोनों के मास का। अब अगर इसके इतने ग्राम बने हैं तो इसके इतने ग्राम बनने चाहिए। समझ रहे हैं? सवाल अगर आप ध्यान से पढ़ें तो इसके इतने ही ग्राम बने, ऐसा लिखा हुआ है, तो इसके इतने ही ग्राम बनेंगे। और अगर इसके 1 ग्राम बन गए तो मोल कितने? 1/2। 22.4 मल्टीप्लाई कर दो, ये आंसर है। समझ रहे हैं? हेलो, खत्म हो गया भैया। अब उसको इतना सम्मान दे रहे कि मैं लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगा रहा हूँ, देखो ऐसे कुछ नहीं करने की जरूरत। देखिए यहाँ समझिए, उसने बोला इसका ई, और ये सब भी लिखना थोड़ी होता है। अगर आप देखें पेपर में जिसको कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं ये सब समझाएगा थोड़ी कि भाई साहब आप वहां पूछ रहे हैं बुला के इधर आना कि ये सब जानो तुम पहले। वो जानने का तो तुम्हें क्या मतलब, तुम तो सीधे सवाल लगाओ ना। अगर आप पेपर में सवाल देंगे तो मैं सीधे क्या करूंगा, एक लाइन लिखूंगा बस, क्या ऊपर कहूंगा इसका इक्विवेलेंट वेट कितना, 31.75। इसका इक्विवेलेंट वेट कितना, 2/2। ये जो रेशियो ये इन दोनों के इक्विवेलेंट वेट का है, तो ये इनके मास का भी होगा। तो अगर इसके इतने ग्राम बने तो इसके इतने ग्राम बनने चाहिए।
प्रश्न पढ़े, इसके इतने ही ग्राम बनाए हैं उसने, तो कंफर्म है कि इसके इतने ही ग्राम बने होंगे। इतने ग्राम का मतलब अब भी पेन चलाने की आवश्यकता नहीं। देखिए 1 ग्राम हाइड्रोजन बनी, 2 ग्राम बनती तो 1 मोल, 1 ग्राम बनी तो आधा मोल, आधा मोल 11.2 लीटर। टिक करिए, निकल लीजिए। ये सब भी क्यों लिखे, सीधे ऐसे टिक करिए, निकल लीजिए। कि सॉल्व कहाँ किया करे, यही तो सॉल्यूशन है। समझ रहे हैं? ठीक। तो आप सेकेंड लॉ को थोड़ा अलग तरीके से समझिए। दूसरा कानून जो वो ये कहता है कि अगर दो व्यक्तियों के इक्विवेलेंट वेट का रेशियो आपको पता है, तो उन दोनों व्यक्तियों के मास का रेशियो भी आपको पता है। मान लें सवाल बदल दें इसी में। अब कितने सवाल लग गए इसमें हैं? बहुत सारे सवाल बना सकते हैं आप। जैसे उदाहरण के तौर पे सवाल में चेंज करो। मान लो कहता है 63.5 ग्राम कॉपर बना, तो मान लो उसने कह दिया 63.5 ग्राम कॉपर बना, बिना पेन चलाए सवाल लगा सकते हैं क्या? मैं कहूंगा ये कौन है, कॉपर, और ये कौन है, हाइड्रोजन। इनके बीच में एक रेशियो सेट हुआ है। क्या रेशियो? इसका 31.75, तो इसका 1 ग्राम, तो इसका 63.5, तो इसका 2 ग्राम का मतलब 1 मोल, 1 मोल का मतलब 22.4 लीटर। धीरे धीरे पेन का चलना कम होता जाना चाहिए, अनुभव बढ़ेगा तो। समझ रहे हैं? तो आंसर ये हो जाएगा। ऐसे आप बैठ करके बहुत सारे सवाल बना सकते हैं फैकल्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत। 8 नंबर, अगला काम यही है, एफटीपी। ऑडियंस बदलेगी बस। समझ रहे? बाद में जो लोग यहाँ खड़े होने वाले होंगे उनको बिठाया जाएगा। क्या कह रहे हैं? नहीं, एनोड का भी ले सकते हैं। सबका रेशियो, आप समझिए बात को। उसने जो सेकेंड लॉ कहा था उसमें क्या उसने कैथोड या एनोड का नाम लिया है? नहीं, वो तो इलेक्ट्रोड बोल रहा है। और सही बात भी है। अगर आप दोनों इलेक्ट्रोलिटिक रिलेशन को बराबर फेराडे देते हैं, तो चाहे एनोड की बात करो चाहे कैथोड की बात करो, जो भी प्रोडक्ट बनेगा उसके ग्राम इक्विवेलेंट हमेशा सेम बनेंगे, एनोड वाले के भी। और तो ये सारी बातें एनोड के लिए भी सही है और कैथोड के लिए भी सही। तो ऐसा मत समझिए कि एनोड के लिए एनोड से खेलेंगे और कैथोड के लिए कैथोड से ही खेलेंगे। कैथोड कैथोड खेल सकता है, एनोड एनोड खेल सकता है, एनोड कैथोड कैथोड एनोड। कितने सवाल? 4 सवाल। 8 कौन से हुए? समझ रहे हैं? TCA ACCA। अगला सवाल, कैथोड कैथोड एनोड एनोड, एनोड कैथोड कैथोड एनोड। तो 4 पॉसिबिलिटी पे सवाल दे सकता है, चारों में ये कॉन्सेप्ट लगेगा। 8 नंबर पे आइए। बटरी थी क्या कहीं? ठीक है, सवाल पढ़िए। कौन से कानून का सवाल है? पहला दूसरा? पहला। देखिए पहला इसलिए क्योंकि दो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन थोड़ी है आपके पास, एक ही है बस। कौन? ये भरा हुआ है। अब ये भरा है तो बताएं कैथोड पे क्या रिएक्शन होगी इसके। मॉल्टन फॉर्म में मान लो कुछ नहीं दिया तो मॉल्टन बना करें, तो सिल्वर, ये रिएक्शन होगी। इस रिएक्शन से कैथोड पे क्या डिपॉजिट होगा? तो कैथोड आपने किसी का बना रखा होगा ऐसे, तो इसके ऊपर आकर के सिल्वर डिपॉजिट होगा। तो उसने कहा इसकी कोटिंग करो। कोटिंग करने का क्या बताया उसने? कह रहा मेटल सरफेस कोई आपने ले ली इलेक्ट्रोड के फॉर्म में यहाँ, और इसके ऊपर क्या कर रहे हैं? सिल्वर की कोटिंग कर रहे हैं। और कोटिंग जो कर रहे हैं वो सरफेस एरिया कितना कोट करना है, और थिकनेस ये मेंटेन रखनी है, इतनी कोटिंग करनी है। तो सवाल का तरीका समझिए पहले।
पहले आप पता करें कि इतने एरिया को कोट करना है और इतनी थिकनेस में कोट करना है तो कितना वॉल्यूम लगेगा इस कार्यक्रम के लिए। वो सिल्वर का वॉल्यूम पता लग जाएगा कितना कोट करना है। एक बार वॉल्यूम पता लग गया तो डेंसिटी का प्रयोग करके मास निकाल लेंगे। सिल्वर का मास निकल आया तो सिल्वर के ग्राम इक्विवेलेंट निकल आएंगे, कितने चाहिए। ग्राम इक्विवेलेंट आ गए तो फेराडे आ गए, फेराडे आ गए तो कूलॉम्ब आ गया, कूलॉम्ब आ गए तो आईटी आ गया, आईटी आ गया तो आई अगर दिया है तो टी निकल आएगा। तरीका समझ रहे हैं? तो पहले दिमाग में सेट कर लें करने क्या वाले हैं। सबसे पहले कोटिंग। अब कोटिंग कैसे करें देखें। जैसे मान लें आपके पास एक मेटल सरफेस है ऐसी, आपको इसकी कोटिंग करनी है तो इसकी थिकनेस मान लो, इसका सरफेस एरिया ये दिया हुआ है आपको, कितना सरफेस एरिया इसका 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितनी थिकनेस बनानी है इसके ऊपर तो थिकनेस का मतलब समझिए, ऐसे आप इसके ऊपर लेयर चढ़ाएंगे, समझ रहे हैं। तो ये थिकनेस है, बराबर। तो इतनी थिक लेयर आप चढ़ा रहे हैं इसके ऊपर, तो इसके लिए कितना वॉल्यूम लगेगा वो निकल आएगा, जो बेस का एरिया लगाएगा वो इनटू ये थिकनेस। तरीका समझ रहे हैं। शुरू करें। सबसे पहले क्या करें, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर ये तो एरिया हो गया। थिकनेस बताओ 0.005। अब ये मिलीमीटर में तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें। क्या करें, 10 डिवाइड 10 मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई की डिवाइड कितने करते हैं, डिवाइड करो मल्टीप्लाई। बोल कुछ और रहते हैं, हाँ किसी और में। हाँ ये सही है। देखो तो भैया ये सब समझ लो, चौथी क्लास पढ़ाती थी मैं, देसी सेंटी मिली नहीं समझते कि ये भी पढ़ा दो प्लीज। देसी सेंटी मिली, इधर आता मीटर, तो मीटर में कितने हैं? एक मीटर में 10 डेसीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 1000 मिलीमीटर, ऐसा चलता है मामला। वापस आना है तो क्या करोगे, डिवाइड। तो ये मिलीमीटर इससे सेंटीमीटर पे आ रहे हैं, क्या करें। क्योंकि अगर यही नहीं समझ पाए तो मतलब आप कितने भी सेकंड में लगा लें, कहानी यही खत्म। समझ रहे हैं? समस्या जो चौथी क्लास में आप बात कर रहे हैं 12वीं की। अब देखिए, इसे बता दो कोई देख लेगा ना, समझ रहे हो। तो हम तो ठीक है, हम तो सबको बताते हैं सब कुछ, तुम्हें कुछ और तुम्हें तुरंत नीचे नर्चन भेजा जाएगा। देखो तो ये क्या हो गया बताओ, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया, सेंटीमीटर। अब ये किस में आ गया, ये सेंटीमीटर क्यूब में आ गया। किस में आ गया, वॉल्यूम है वॉल्यूम। सिल्वर का वॉल्यूम आ गया। सिल्वर का मास बताएं, मास निकालने के लिए क्या लगाए, ठीक है, सिल्वर सिल्वर तो लगा दो भाई। डेंसिटी बताओ, तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। ये आंसर किस में है, ग्राम में। किसका है ये, मास। खींचे इतना। अब क्या करोगे, कि मैं कर भी क्या सकता हूं, मैं तो सिर्फ देख रहा हूं तुम लिखते जाओ मैं देखते जाऊं। मास आ गया तो बस काम बाकी तो पुराना ही है। ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। नोट करना तो उतनी देर में जितने पानी पी रहे थे, तो हमें देख रहे थे पानी पीते हुए, उससे क्या फायदा होएगा। टाइम दिया करें तो समझा करो उसका कोई इस्तेमाल करना है, इसीलिए टाइम दिया है। तो देखिए ये हो गया वॉल्यूम, इंटू कर दी हमने डेंसिटी, और ये आ गया आपको मास। मास आ जाने के बाद क्या करें,
आप चाहें तो W इज इक्वल टू ई आई टी अपॉन 96500 भी लगा सकते हैं, समझ रहे हैं? तो ये एक तरीके से आपको क्या मिल चुका है, सिल्वर का मास। अब इतना अगर मास है तो आपको बताना है कि इसके लिए कितनी करंट की आवश्यकता होगी। सीधा करना है तो ऐसे कर लें, इससे भी हो जाएगा, अधिक नहीं खर्च करना चाहते तो। ये मास आ गया, इधर आ जाओ, इक्विवेलेंट वेट बताओ। 108 डिवाइड बाई 1, क्या बताना है, करंट या टाइम? टाइम। 3 एम्पियर की करंट है। सॉल्व कर लो, यहां से टी निकल आएगा। टी किस में आएगा, सेकंड में। टी की वैल्यू आ रही है देखो इतनी। सवाल करने के बहुत सारे तरीके हैं, उनमें से एक ये, सॉल्व कर लें इसको थोड़ा, सेकंड में आंसर। अब ऐसे करेंगे तो फिर से वही बात है, कहां थे अभी तक आप? घटनास्थल पे क्या करेंगे समझिए, नोट कर लो पहले। चले, ये तो हट गया ना क्रोजन, अब इट इज नो मोर। बताइए। अच्छा, मतलब नोट चोरी हो रहे हैं भाई साहब। आइए देखें, ये क्या कहता है। ये कहता है कि एक ही लाइन में खत्म करें बात पूरी। देखिए यहाँ पीले पड़े आप इतना, ये फिर ये सब, आओ एक लाइन में निपटाएं। शुरू करें। बताइए कोटिंग में कितना एरिया कवर करना है। ठीक है, थिकनेस बताएं। ये मिलीमीटर में है, तो इसमें अगर 10 डिवाइड करते हैं तो सेंटीमीटर में आ जाएगी। तो कर दिया। तो ये एरिया और ये थिकनेस क्या आ गया, ये वॉल्यूम। वॉल्यूम में क्या मल्टीप्लाई करें, ये डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में है, तो आंसर ग्राम में आ गया। ये पूरा क्या आ गया, मास। मास में डिवाइड कर दें इक्विवेलेंट वेट, डब्ल्यू बाई ई, क्या आ गया, ग्राम इक्विवेलेंट। जितने ग्राम इक्विवेलेंट उतने ही फेराडे, तो ये पूरा क्या आ गया, फेराडे। फेराडे में 96500 मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ गया, कूलॉम। कूलॉम क्या होता है, आई इंटू टी, तो इसको बराबर कर दो आई इंटू, और अगर आपको क्या चाहिए, टाइम चाहिए, तो आई नीचे लाके डिवाइड कर दो, कितना आई है, टाइम आ गया। डेफिनेटली। तो सवाल एक ही लाइन का होता है। अभी तक आपको जितने मैंने बताया सब एक एक लाइन में लग रहा है, लगाने वाला चाहिए, तुन्ना तुन्ना ना कर देना। लगता है सवाल लगाने वाला चाहिए, हैं? साथ में चलो तुम्हें, तुमने चिंगम के थोक में खरीद लिए क्या, डब्बा लिया पूरा, बढ़िया। चिंगम माने मैक्सवेल थोड़ी बन जाओ तुम। मैं मैक्सवेल बन जाऊं शायद। अब देखिए इसको थोड़ा समझ भी लें, लिख भी लें थोड़ा। ये जो यहां से यहां तक निकाला हुआ ये क्या है, वॉल्यूम। उसमें जो आपने ये मल्टीप्लाई किया है 10.5, ये क्या है, तो यहां से यहां तक आ गया मास। उसमें ये डिवाइड कर दिया तो 108 डिवाइड कर दिया ना, तो ये आ गया ग्राम इक्विवेलेंट। ग्राम इक्विवेलेंट ही क्या होता है, फेराडे। फेराडे में क्या किया, 96500
मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया? कूलॉम। कूलॉम में क्या डिवाइड कर दिया? तो क्या कूलॉम में करंट डिवाइड कर दी, तो क्या आ गया? खत्म हो गया। समझ में कैसे? तो देखिए ये सवाल भी एक लाइन में खत्म हो रहा है, इसके पीछे वाला भी एक लाइन में खत्म हो रहा था। देखें ऊपर ऊपर, उसके पीछे वाला भी देख लें ऊपर ऊपर। आदत पड़नी चाहिए, दिमाग को हटाइए अपने ऊपर से। चले यूट्यूब पे मोटिवेशन की वीडियो देख के चले जाओ, आधा घंटा तो असर रहेगा ही नहीं। सवाल नोट करो जल्दी से। इस सवाल में नई बात क्या है? एक तो करंट एफिशिएंसी का फंडा है जो अभी तक नहीं आता कहीं, ये नई बात है। दूसरा जो पूछा वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी पूछी है आपसे, अभी तक एनर्जी नहीं पूछी थी कभी। कौन सी एनर्जी पूछी है? ये जो बैटरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी खर्च कर रही है वो पूछिए। ठीक है, सवाल पढ़ लिया? आओ समझे। सवाल करने का तरीका क्या होगा, आप पहले ये समझिए। कहना कि कितनी बिजली लगेगी, यानी कितनी इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी के फॉर्म में लगेगी वो बताओ। तो आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी बतानी क्या होती है, क्यू इंटू वी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है, क्यू इंटू वी। तो अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाए और चार्ज मिल जाए कितना फ्लो करा है बैटरी ने, तो काम हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस आपको, तो अगर हमें क्यू मिल जाए तो काम हो गया। बैटरी ने कितना चार्ज फ्लो कराया ये पता करें इस काम के लिए, जो कन्वर्जन वो कराना चाहती है। तो मान लें बैटरी ने 12.3 ग्राम नाइट्रोबेंजीन को कन्वर्ट किया किसमें, तो जब वो ये कन्वर्जन करेगी तो उसके लिए कुछ एन फैक्टर लगा होगा। कितने मोल को कन्वर्ट किया वो निकाल लो, इसके मोल पता कर लो, इसका एन फैक्टर पता कर लो, तो इसके ग्राम इक्विवेलेंट पता लग जाएंगे कितने लगे कन्वर्जन में। अगर इसके ग्राम इक्विवेलेंट पता लग गए तो उसके लिए फेराडे कितने चाहिए वो निकल आएगा। फेराडे निकल आए तो एक्चुअल फेराडे निकालने पड़ेंगे क्योंकि 50%, तो एक्चुअल फेराडे निकालना है। एक्चुअल फेराडे निकालने के बाद कूलॉम निकालना है। कूलॉम निकल आए तो क्यू इंटू वी कर दें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ जाएगी। तरीका समझ रहे हैं? करना क्या, पहले दिमाग में सेट होना चाहिए, इसे नहीं भाव कूद पड़े। कुछ डिवाइड करना शुरू करो, कुछ तो आएगा ही। बस सेट कर लें, करने के वाले हैं। शुरू करिए। नाइट्रोबेंजीन मतलब ये कन्वर्ट होकर क्या बना रहा है? ठीक है, तो बेसिकली इसमें NO2 माइनस कन्वर्ट हो रहा है और क्या बना रहा है? NH2 माइनस। बेंजीन रिंग तो कॉमन है, तो अगर देखें चेंज कितने का, तो इफेक्टिव एलिमेंट कौन है? नाइट्रोजन। इसको X मान लो। ऑक्सीजन -2 इंटू टू इज इक्वल टू -1 +3, तो इसकी ऑक्सीडेशन +3। इसका निकालो। नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो हाइड्रोजन +1, तो ये -3 में, तो कहां से कहां गया? +3 से -3। 6 का चेंज है इसकी एक एंटिटी पे, और इसके अंदर NO2 माइनस की एक ही एंटिटी है, तो अगर इसकी एक एंटिटी में भी चेंज निकाले तो कितने का आएगा? तो इसका एनफैक्टर कितना हो गया? तो पहला काम नाइट्रोबेंजीन का हमने एनफैक्टर निकाल लिया। समझ रहे हो? एनफैक्टर निकालने के बाद आप देखिए कितना कन्वर्जन करना है इसका। 12 पॉइंट, इसका मोलर मास निकालो। तो ये हो गया 72 + 5, नाइट्रोजन 14 + 32। थोड़ा सॉल्व कर लो इसको।
तो 123 देखो बन रहा है, करीब करीब 100 के आसपास बन रहा है या 200 के आसपास बन रहा है? 100 के आसपास बन रहा है, 200 के आसपास बन रहा है? 100 के आसपास बन रहा है, तो 123 होगा। समझ रहे हैं? डेटा वैसा ही देता है जिसमें वो कैंसिल वैंसिल हो जाए। ये सब लगते हैं वो आपको, आप समझिए, और अच्छे लोग हैं। कभी मान लीजिए 200 के आसपास बने, 246 होना चाहिए फिर। तो बताइए, ये सब करने के बाद सही से लिखने दो चार, कुछ और ही समझ लें। एक से एक बैठे हैं, हम जानते नहीं कि। तो ये मामला हो गया 123 ग्राम मोलर मास, डिवाइड कर दो, तो ये आ गया मोल, 0. मोल आ गया, और क्या आ गया? एन फैक्टर आ गया। इतने मोल कन्वर्ट करने हैं एन फैक्टर 6 का, तो मोल में एन फैक्टर मल्टीप्लाई कर दें तो ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएंगे। कितने ग्राम इक्विवेलेंट कन्वर्ट करने हैं फिर? मोल 0.1, एन फैक्टर 6, तो हो गए 0.6 ग्राम इक्विवेलेंट। जितने ग्राम इक्विवेलेंट कन्वर्ट करने होंगे उतने फैराडे लगेंगे। लेकिन ये एक्चुअल फैराडे नहीं है, एक्चुअल फैराडे इससे डबल चाहिए होंगे। सवाल में पढ़े, करंट एफिशिएंसी दी है 50%। इसका मतलब क्या होता है 50% एफिशिएंसी का? कि जो बैटरी है, अगर वो ऊपर से 100 रुपए भेजेगी तो नीचे 50 रुपए पहुंचेंगे। समझ रहे हैं? एफिशिएंसी का मतलब आप यहां से अगर कुछ करंट भेज रहे हैं, तो आपने 100 भेजी तो नीचे सर्किट में 50 पहुंचेगी, बाकी सब हीट के फॉर्म में लॉस हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, भेजेंगे 100 तो पहुंचेगी 50। तो क्या यहाँ 0.3 कर दें या 1.2 कर दें? एक्चुअल वैल्यू रिक्वायर्ड डबल चाहिए होगी, इसकी आधी चाहिए होगी। आपको देखिए, भेजेंगे तो पहुंचेगी 50, अब उल्टा सोचो, 50 चाहिए तो 100 मंगवाओ। समझ रहे हो? तुम्हें चाहिए कितनी, 0.6 या 0.3? 0.6 चाहिए तो मंगवाओ कितने? डबल। डबल मतलब, तो एक्चुअल फेराडे ये चाहिए, ये भेजोगे तब इतनी पहुंचेगी और फिर काम बन पाएगा। ये आप ऊपर सर्किट से भेजेंगे, सर्किट में एक्चुअल ये भेजने पे ये पहुंचेगा, ये पहुंच करके इसको निपटाएगा, तब ये कन्वर्जन हो पाएगा। समझ रहे हैं? तो ये आ गया अपना एक्चुअल रिक्वायरमेंट, प्रैक्टिकल रिक्वायरमेंट बोल सकते हैं आप, इतनी रिक्वायरमेंट है। अब अगर ये प्रैक्टिकल रिक्वायरमेंट है तो फिर बढ़ो आगे, इसमें 96500 मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या आ गया? ये एक्चुअल कूलॉम होगा। कूलॉम होगा तो पूछा क्या, W इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल वर्क, क्यू लगाओ यहाँ पे कितना, पोटेंशियल डिफरेंस कितने का है? ये जूल है, क्योंकि देखिए ये किस में, कूलॉम में, और ये तो कूलॉम इंटू वोल्ट, तो वर्क डन किस में आएगा? तो ये आंसर है 1.23 लिख सकते हैं, 3.6। ये बैटरी ने इलेक्ट्रिकल वर्क किया होगा। खींचे, फिर से वही बात है, कितना करेंगे तो कहेगा आप कभी मानते ही नहीं है, कितना समझाया आपको। हाँ भाई। चलें अगली स्लाइड, मजा आ रहा है इसी में। कर लो, आप पूरा करो। हम्म, आ गया। अच्छा,
चले, बैठने थोड़ी आते भाई हम लोगों को बैठाने आते। अब देखिए, अब क्या करेंगे इसमें, जल्दी नहीं खींचे थोड़ा। अब जुगाड़ सुने, इतना थोड़ी वहां करना होता है, लगे पड़े हम भाई साहब, तो पेज भर डाले आपने। तो नाइट्रोबेंजीन को एनलीन में कन्वर्ट करने का और भी, जैसे ऑर्गेनिक आप पढ़ते हैं तो ऐसे देखें, एक बात और समझ लें। तो ये नाइट्रोबेंजीन, इसकी रिएक्शन H2 से करा दें। H2 क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट। तो आप ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं कि ये बन जाएगा C6H5NH2। और क्या बनेगा? तो इसमें देखिए एडिशन ऑफ H2 हो रहा है, तो इसके अंदर से क्या निकाल लिया तुमने? ऑक्सीजन हटा के उसकी जगह पे क्या लगा दिया? H। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। समझा सकते हैं, ये भी रिडक्शन समझाने का तरीका ये ऑर्गेनिक में यूज करते हैं। हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर में बात करते हैं तो हम ऐसे समझाते हैं, NO2 माइनस किस में कन्वर्ट हो गया। तरीके सब सही है। ये कौन सी थ्योरी चल रही है? ये जो समझा रहे हैं चार्ज का चेंज, ये इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी है। और ये जो चल रही है ये कौन सी है? ये एटॉमिक थ्योरी है। इसमें एडिशन, एडिशन ऑफ H2, एडिशन ऑफ H2 का मतलब रिडक्शन, या रिमूवल ऑफ O का मतलब। ठीक है, बात दोनों ही सही, मतलब कैसे भी कर सकते हैं। आइए जी समझे क्या कह रहा है। मार ही डाला भाई साहब। अब देखो कितने ग्राम कन्वर्ट करना है तुमको? 12.3 ग्राम। ठीक है, किसको कन्वर्ट करना है? नाइट्रोबेंजीन को। उसका मोलर मास निकाल लोगे जान पे खेल के? 123। तो ये आगे मोल। ठीक है, फिर बस आपको इतना देखना होगा कि NO2 माइनस किस में कन्वर्ट हो रहा है, और फिर वो x करके फिर निकालेंगे +3 - 3। इतना भी करने की आवश्यकता नहीं होती। देखें, 4 का नेगेटिव, उधर गया तो 4 का पॉजिटिव, एक माइनस किया तो 3 का पॉजिटिव। समझ रहे हो? 2 का पॉजिटिव, उधर गया तो 2 का नेगेटिव, एक माइनस किया 3 का नेगेटिव, 3 का नेगेटिव, 3 का पॉजिटिव, 6 का चेंज, इन्फेक्टर 6 हो गया। तो बिना लिखे देखिए ये क्या आ गया? ये आ गया मोल। मोल में क्या मल्टीप्लाई कर दो? इन्फेक्टर मल्टीप्लाई करते ही ये आ गया ग्राम इक्विवेलेंट। ग्राम इक्विवेलेंट क्या होते हैं? उतने ही फेराडे, जितने ग्राम इक्विवेलेंट उतने ही, ये आ गए फेराडे। लेकिन ये एक्चुअल फेराडे नहीं है। एक्ट फेराडे निकालने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि चूंकि करंट एफिशिएंसी कह रहे हैं वो 40% कर देता तो, समझ रहे हैं? 50% किया तो क्या किया आपने? 100/50। 50% एफिशिएंसी तो क्या मल्टीप्लाई किया आपने? दो। दो क्या होता है? कह रहे 2 तो 4/2 भी होता है। अबे 2 क्या होता है पूछ रहे हैं? क्या 100/50 लिख सकते हैं इसको? तो अगर 50% एफिशिएंसी तो क्या मल्टीप्लाई किया? 100/50। दो मत बोलो, क्या बोलो, इतनी यही समझा रहे हैं। 100/50। तो अगर 40% एफिशिएंसी होगी तो 100/40। 30% हुई तो 100/30। तो पैटर्न समझिए। पता ना वही सोच रहे हैं हम, वहां तो 2 था, इसमें क्या करूं? तो पहले से ले जाइए, है ना? 60% एफिशिएंसी आई तो 100/60। ठीक है, अब ये आ गया हमारे पास। बताइए अभी तक कहां पे थे? ये कौन है भाई? मोल। ये एन फैक्टर मल्टीप्लाई ग्राम इक्विवेलेंट मतलब फेराडे। ये एक्चुअल फेराडे। एक्चुअल फेराडे आ गया तो उसमें क्या मल्टीप्लाई कर दो? 96500। ये आ गया कूलॉम। कूलॉम आ गया तो W = Q × V। V कितना? ये इलेक्ट्रिकल वर्क आ गया। चेक करें, पीछे आपने यही तो किया। 3.696500। चेक करें, यही सॉल्व हो गया। देखो 0.1, 0.6 और बाकी सब खेल 1.2 और ये 3.696500 सेम। किसमें आंसर आएगा? खींचे। तो क्या सवाल अभी भी एक लाइन में लग रहा है, जबकि बढ़िया सवाल था।
आगे बढ़िए। तो अभी तक जितने भी लगाए सब एक लाइन में लग रहे हैं। मिलान करिए प्लीज। मैच द कॉलम। करने की टीम तो करो कम से कम, बैठ जाते हो आराम से। ABCD बताओ। पहले का ये दूसरे का ये ऐसे मत बोले, एक साथ बोल दो ना पूरा। देखो चेक करिए, पहला H2 कन्वर्ट हो रहा है O2 में, एन फैक्टर ढूंढ ले तो काम हो जाएगा। आप बैलेंस करके भी कर सकते हैं, बैलेंस करके करने का मन है तो ऐसे कर लें। चेक करिए रिएक्शन बैलेंस हो गया क्या। ठीक है, अब क्या करोगे, दो एंटिटी पे कितने का चेंज, तो एक H2O की एंटिटी पे कितने का चेंज, तो एन फैक्टर कितना, बराबर। वैसे भी देख सकते हैं आप, ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज देख लो, बिना बैलेंस किए जाओ तो, और वो यहां चला गया, देखो ये -2 में था, कहां चला गया, 0 में। तो -2 से 0 में गया, कितने का चेंज, 2 का चेंज, किस पे, एक ओ पे। इसके अंदर कितने हुए, 2 का ही चेंज। कहीं से भी निकाली कहानी है भाई, ये कितने मोल कन्वर्ट किया आपने, तो मोल इनटू क्या कर दो, ये आ गया ग्राम इक्विवेलेंट, मोल 1 एन फैक्टर 2, यानी कि 2 ग्राम इक्विवेलेंट। जितने ग्राम इक्विवेलेंट कन्वर्ट करोगे उतने ही, तो 2 फेराड है। अगला खींचते जाए। FeO Fe2O3, देखिए यहां पे फेरस के फॉर्म में, ये एक फेरस एक फेरिक में कन्वर्ट हो गया, कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज, एक का। तो इसका एन फैक्टर 1, इसका भी एन फैक्टर 1। मोल कितने कन्वर्ट करने हैं, तो 1 × 1 मोल इंटू एन फैक्टर, ये आ गया ग्राम इक्विवेलेंट, 1 फेराड है। खींचो, करंट एजेंसी अगर कर दे इसमें 50%, तो कितने फेराड है, तो फिर 2 फेराड है। चलते जाइए। अगला KMnO4 को कन्वर्ट किया है Mn+2 में, चले। एन फैक्टर निकालना है मतलब हर बार। देखिए यहाँ पे Mn का ऑक्सीडेशन नंबर 7 है, 7 से किस में गया, 2 में, कितने का, तो इसका एन फैक्टर कितना हो गया, 5। मोल कितने, मोल इंटू एन फैक्टर, ग्राम इक्विवेलेंट इतने ही फेराड है। आखिरी, पोटेशियम ऑक्सीजन को क्यों नहीं देख रहे हैं इसमें, उनमें कोई चेंज,
न हो रहा होता तो बताता वो आपको। आखिरी पे आओ। K2Cr2 7 Cr+3। एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होती है, क्रोमियम का क्या चलेगा यहाँ पे? +6। ये क्या है इसका? ऑक्सीडेशन नंबर या स्टेट? नंबर स्टेट दोनों इस बार सेम है, तो ऑक्सीडेशन नंबर भी 6 है और स्टेट भी 6 ही है। ऐसा लिख सकते हैं इसको। ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब होता है सेपरेट चार्ज। ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब एवरेज चार्ज। अगर सेपरेट चार्ज एक जैसा ही है तो उसका एवरेज भी वही आएगा। तो अगर दोनों CR 6 लेके बैठा है तो एवरेज भी 6 ही आएगा। तो इस बार सेपरेट चार्ज भी वही है और एवरेज चार्ज भी वही है। अभी बताएं कि हम यहाँ पे जो डिस्कशन करते हैं, ये 6 से किस में गया? 3 पे। कौन? एक क्रोमियम। तो एक क्रोमियम पे कितने का चेंज? 3 का। यहाँ 2 क्रोमियम है तो 3 × 2, तो एन फैक्टर कितना? 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि इसकी एक एंटिटी में 2 क्रोमियम है। हम जिसका भी एन फैक्टर निकालते हैं उसकी कितनी एंटिटी लेते हैं? एक। तो एन फैक्टर हो गया 6। मोल कितने? तो मोल इंटू एन फैक्टर 1 × 6 आ गया ग्राम इक्विवेलेंट, और यही फेरेड है, 6 फेरेड है। किसका एन फैक्टर निकालना है? Cr+3 का। तो ये +6 से किस में गया? 3 में। तो ये अगर 3 में बैठा हुआ है तो कहां से आया? 6 से। कितने का चेंज लेकर के आया? तो इसकी एक एंटिटी पे कितने का चेंज? तो इसका एन फैक्टर कितना? 3। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस भी चेक कर सकते हैं आप। तो बैलेंस करते हैं तो बताओ यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे 1 लगेगा, यहाँ पे 2 क्रोमियम लगेंगे, तो बाकी तो पानी वानी लगेगा ही। तो इसका 1 मोल तो इसके 2 मोल बनेंगे। इसका 1 मोल, इसका एन फैक्टर कितना? 6। ग्राम इक्विवेलेंट कितने यूज हुए? 6। तो इसके 2 मोल बने तो इसका एन फैक्टर कितना? 3। तो इसके ग्राम इक्विवेलेंट कितने बने? 6। जितने ग्राम इक्विवेलेंट रिएक्टेंट के जाएंगे उतने ही प्रोडक्ट के। हम्म। है? सब ठीक है? ठीक है। NO4 3 मीडियम में रिएक्शन करता है। एसिडिक मीडियम में ये Mn+2 में जाता है। अब इसे मासूम लोग याद करते रहते हैं कि एसिडिक में ऐसा होता है, बेसिक में वो होता है। अब तो रिएक्शन का आइडिया रखें तो अपने आप चीजें पता होती हैं। कि MnO4 की रिएक्शन अगर H2SO4 से कराएं तो MnSO4 बनेगा। हाँ? तो Mn किस स्टेट में आएगा? +2। HCl से कराओ तो
MnCl2 बनता है। Mn किस सिस्टम में? तो रिएक्शन से आता है सर। रिएक्शन कहाँ पढ़ते हैं? यस, रिडॉक्स में नहीं पढ़ते हैं, कोशिश इनऑर्गेनिक। तो ये सब रिएक्शन कहाँ पढ़ते हैं? KMnO4 की HCl से रिएक्शन। अगर आप उसकी KOH से रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनेगा? बेसिक मीडियम हो जाएगा। क्या बनता है? K2MnO4। यस, समझ रहे? उसमें चलता है मैम। तो वहां से पता चलता है कि क्या बनेगा। डेफिनेटली। तो देखिए ये +7 से कहाँ जाएगा? +2 में कितने का चेंज? 5 का चेंज। तो इसका इन्वेक्टर डेफिनेटली। अब क्या करोगे? मोल निकाल लोगे यहां से? मतलब 100 ml है तो कितने लीटर हो गया? 3000 डिवाइड करके निकालूंगा। मोलैरिटी में वॉल्यूम मल्टीप्लाई कर दें लीटर वाला, तो क्या मोल आ जाएंगे? कितने? मोलैरिटी 1, वॉल्यूम 0.1। है? अब क्या करोगे? मोल में इन्फेक्टर मल्टीप्लाई कर दो। ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएंगे। तो 0.1 इंटू 5, 0.5 ग्राम इक्विवेलेंट। तो जितने ग्राम इक्विवेलेंट उतने ही। कीजिए। अब तक कॉन्फिडेंस आ गया होगा अगर आना होगा तो। आगे बढ़िए। आखिरी सवाल इसका। तो क्लास में इतने प्रकार के क्वेश्चन करवा दिए जा रहे हैं कि अगर आप केवल क्लास नोट्स ही पढ़ के चले जाएं थोड़ा समझ के, तो भी हो जाएगा। मान लो को बस सवाल लगाने का भी टाइम नहीं है, तो इतने सवाल लगवा दिए गए कि सारे वेरिएशन कवर है। फिर मुझसे यही सवाल दोबारा पूछ लो तो ना लगे। NCERT DCRT NCERT यूट्यूब से पढ़ लिया करो ना, लाइन बाय लाइन। 75 डे चैलेंज। चलिए भी सवाल पढ़िए। सवाल में क्या चल रहा है? अभी तो ढंग का सवाल है, पढ़े। करंट पास किया अपने 1.7 एम्पियर की, और 300 ml 1.16 मोलर था ये। तो अब ये बताएं पहले तो इसका कोई रोल है क्या? आपकी रोल है, कैसे पता? भाई साहब ने जो सवाल था, तुमने कहा ना अभी आगे आएगा। आ गया। इस बार क्या बताना है? कह रहा कि जब आप ये करंट वगैरह पास करते हैं कुछ समय तक, 230 सेकंड तक, एक सर्किट से जिसके अंदर ये भरा हुआ है, कौन? कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। तो पूछा अगर एफिशिएंसी वगैरह 90% है तो मोलैरिटी बताएं किसकी? Cu+2 की। कब बताएं? जब डिपोजिशन हो चुका है कॉपर का उसके बाद बताएं। मतलब बची हुई पूछ रहा है वो। क्या पूछ रहा है? कौन सी मोलैरिटी पूछ रहा है? रिमेनिंग, फाइनल।
तो बची हुई कैसे बताएंगे? जो कॉपर सल्फेट है उसके कैथोड पे रिएक्शन हो रही होगी, तो कैथोड पे रिएक्शन होगी तो ये इसमें कन्वर्ट हो रहा होगा, तो धीरे धीरे इसके मोल कम हो रहे हैं। तो जितने मोल कम होके बचेंगे लास्ट में, उसकी बचे हुए मोल की मोलैरिटी निकालनी। सवाल समझ रहे हैं? तो Cu+2 का अगर आप रिमेनिंग कंसंट्रेशन निकालना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे? यहां पे क्या लिखेंगे? इसके मोल्स कौन से वाले? बचे हुए। पहले वाले क्यों लिखोगे जब बची हुई मोलैरिटी निकालनी है? गजब मामला है, कुछ भी। देखिए, तो Cu+2 की मोल कौन से लिखेंगे यहाँ पे? रिमेनिंग। और नीचे वॉल्यूम के लगाएंगे सॉल्यूशन का, वो भी रिमेनिंग या फाइनल, है ना। लेकिन इसने कहा कि वॉल्यूम जो सॉल्यूशन का वो मान के चले कि उसमें कोई परिवर्तन इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान नहीं हुआ है, तो वही लगा देंगे जो पहले था। पहले कितना था? तो कितना लगा देंगे? 0.3 लीटर। लीटर लगाओगे ना, ऊपर मोल लगा रहे हो तो। अच्छा, तो नीचे का तो सेट है मामला, कितना? 0.3 लीटर। अब ऊपर क्या करें? रिमेनिंग मोल निकालें। कैसे? रिमेनिंग चीज कैसे निकालोगे? कितना बच गया कैसे पता चलेगा? कितना हुआ करता था वो निकाल लो, कितना नहीं रहा वो निकाल लो। तो हुआ करता था माइनस जो नहीं रहा, खर्च हो गया, इज इक्वल टू बचा हुआ। अगर एक्स और वाई निकल जाए तो क्या सवाल सॉल्व हो गया? एक्स कौन है? इनिशियल, इनिशियल मोल किसके? Cu+2 के। और वाई? वाई कौन से? जो खर्च हो गए। कॉपर के दोनों ही हैं। एक्स कौन है? जो थे। और वाई कौन है? जो खर्च हो गए। तो इसके कितने मोल थे वो देख लो, और इसके कितने मोल खर्च हो गए वो देख लो। प्लीज लीव इट। अब देखिए, तो बताएं इसके कितने मोल थे वो निकालने पहले, फिर कितने मोल आपने खर्च किए इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान वो निकालने, फिर माइनस कर दें तो इसके बचे हुए मोल निकल आएंगे। सारी बात इसी करनी है, इसकी बात नहीं करनी, क्योंकि ये तो बन रहा है ठीक है, कितना पहले जीरो रहा होगा बना होगा उससे क्या मतलब है। तो हमें इस पे फोकस करना है, कितना था, कितना खर्च हुआ, कितना बचा। जितना बचा, जो खर्च हुआ होगा, क्या पता थोड़ा पहले से भी हो। हो सकता कॉपर का इलेक्ट्रोड हो। अरे जरूरत एक केस आपको नहीं कराया था? स्पेशल केस, स्पेशल केस कराया था। स्पेशल केस में क्या था? इम्प्योर कॉपर, प्योर कॉपर। लेकिन वो सवाल ये नहीं है। क्यों? अगर वो सवाल, उसमें तो कॉपर सल्फेट का कंसेंट्रेशन वही रहता जो पहले था। अब देखिए इसमें बढ़िया सवाल भी निकल, मतलब कभी कभी ऐसी बातों से भी अच्छी बात निकल आती है। ऐसी में क्या फील करेंगे वो समझ गए आप? समझिए। अब देखिए अच्छी बात निकल आई इसी बातों से, बात वैसी चल रही थी काफी लेकिन ढंग की बात मैंने निकाल ली। तो आपकी क्वालिटी होनी चाहिए कि अगर कोई चल रही है तो उसमें से भी ढंग की बात। ठीक है। तो इसमें प्रश्न अच्छा क्या बन सकता था? मान लीजिए मैं आपसे कहूं कॉपर सल्फेट का एक सॉल्यूशन भरा हुआ है एक कंटेनर में, है ना। अभी इस प्रश्न में तो आप मान के चलेंगे कि इनर्ट इलेक्ट्रोड है, क्योंकि कुछ दिया नहीं है। कुछ दिया नहीं तो आप मानते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड है। तो अभी तो मैं प्रश्न लगाऊंगा इनर्ट इलेक्ट्रोड मान के, तो मैं ये सब करने वाला हूँ और एक आंसर निकालने वाला हूँ। लेकिन अगर इसी में सवाल होता कि यहाँ पे एक्वस कॉपर सल्फेट ये भरा हुआ है और इधर कॉपर का इलेक्ट्रोड है और इधर भी कॉपर का ही इलेक्ट्रोड है, इम्प्योर और प्योर ऐसे लगा दिया और मैंने कनेक्ट कर दिया। अब बताएं अगर पहले ये कंसंट्रेशन था तो बाद में क्या कंसंट्रेशन होगा कॉपर का, Cu+2 का? तो आप कहेंगे वही रहेगा। समझ रहे हैं? अब ये टेक्निक कहानी पूरी लिखी होगी कि इतने करंट हुई फिर ये सब हुआ और फिर, लेकिन कंसंट्रेशन में कोई परिवर्तन। क्योंकि आप ये केस कौन सा हो जाएगा अटैकिंग इलेक्ट्रोड का,
और अटैकिंग इलेक्ट्रोड के केस में जो नीचे कॉपर सल्फेट भरा होता है वो उसका कंसंट्रेशन मेंटेन रहता है। कुछ याद है? ठीक है, सही बात निकाल ली ना। लेकिन फिलहाल आप मान के चलेंगे, इसलिए बातें करते रहिए। अब देखिए, यहाँ पे x निकालेंगे और यहाँ पे y निकालेंगे। लौट आइए, तो x क्या चीज है? x है इनिशियल मोल। इनिशियल मोल कैसे निकालोगे? को मोलैरिटी ये दी हुई है, इसमें क्या मल्टीप्लाई कर दो? वॉल्यूम। तो इसके मोल आ जाएंगे इनिशियल, और इसके मोल आ गए तो उतने ही मोल किसके होंगे? Cu+2 के भी होंगे। तो पहले x निकालते हैं। अब हमारा दो काम करना का काम है, पहले x निकालें फिर y निकालें। x निकालेंगे 0.16, 300 ml में 1000 डिवाइड कर दिया, तो मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर, ये क्या आ गए? मोल्स। किसके? CuSO4 के। तो यही तो Cu+2 के भी होंगे इनिशियल। तो क्या ये इनिशियल मोल हो गए? क्या गुणा भाग उस बात की बात है। y पे आइए, y कैसे निकालेंगे? y निकालने के लिए आप कहेंगे कितनी करंट पास करी तुमने, तो क्या इतनी करंट सर्किट में पहुंच गई? नहीं। क्यों? सर्किट की एफिशिएंसी कितनी है? तो आप भेजोगे 1.7 लेकिन पहुंचेगी नहीं 1.7। तो ये करंट तो हमने भेजी, इसका 90% निकाला, तो ये इफेक्टिव करंट आई। समझ रहे हैं? इफेक्टिव करंट को आपने कितने सेकंड तक चलाया, तो ये इफेक्टिव कूलॉम्ब है। समझ रहे हैं? इफेक्टिव कूलॉम्ब अगर आगे तो कूलॉम्ब को किस में कन्वर्ट कर दें, तो 96500 डिवाइड कर दें, तो ये इफेक्टिव फेराडे हमने भेजे। जितने फेराडे उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट, तो इतने ही ग्राम इक्विवेलेंट हो गए जो यूज हुए। और ग्राम इक्विवेलेंट में अगर एन फैक्टर डिवाइड कर दें कितना? 2, तो ये क्या आ गया? मोल। कौन से वाले मोल? जो यूज हो गए। बराबर। और यही तो वाई है, चेक कर ले। अब बस क्या करना है, एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू निकाल करके फिर सुन ले कैसे किया ये सेकंड वाला। ये करंट हमने सर्किट में भेजी, 90% इफेक्टिव पहुंची। कह रहे पिछली बार तुम 100/50 करते थे, इस बार तुम 90/100 कर रहे हो। तो प्रश्न में अंतर समझिए, ये और पिछला सवाल अलग है। पहले वो ये जानना चाहता था कि जैसे देखिए अगर आप 100 रुपए भेज रहे हैं, मान लो 50% एफिशिएंसी का सवाल है, तो दो प्रश्न है। पहला प्रश्न है 100 भेजूंगा तो नीचे क्या पहुंचेगी, तो आप कहेंगे आधी। दूसरा सवाल है 50 चाहिए, ऊपर से क्या मंगाऊं, तो आप कहेंगे 100। वो सवाल क्या था? वो सवाल इस बारे में था कि नीचे चाहिए इतनी तो ऊपर से कितनी मंगाऊं। समझ रहे हैं? ये सवाल किस बारे में? ये सवाल है मैंने इतनी भेजी, अब नीचे कितनी पहुंचेगी, तो उसका 90% निकालेंगे। अंतर समझ रहे हो दोनों? तो बताइए इस बार क्या करेंगे आप? इफेक्टिव करंट आप निकालेंगे 90% करके। तो मैंने इतनी भेजी, पहुंची इतनी, करंट इनटू टाइम क्या गया? कूलॉम। कूलॉम में क्या डिवाइड, क्या आ गया? फेराडे। फेराडे आ गया तो ग्राम इक्विवेलेंट आ गया, उसमें क्या डिवाइड करूं? एन फैक्टर। तो क्या आ गया? मोल। कौन से वाले? एक्स आ गया, वाई आ गया, तो आंसर तैयार है अपना। एक्स माइनस वाई डिवाइड बाई 0.3। दोनों की वैल्यू पुट कर दें, आंसर निकलेगा। अब गुणा भाग आपसे इतना ना पूछे हो सकता है, लेकिन फॉर्मेट पता होना चाहिए। ठीक है, ये नोट कर लो पहले। अब इतना करेंगे तो फिर से देखिए आपने सवाल का ज्यादा सम्मान कर दिया। इतना करना नहीं था सम्मान। चले, प्रश्न एक लाइन का ही था। अरे हो गया। केवल वो तनाव में आ गया। और हो गया। चले, अब सुने दूसरा तरीका सुने। ये कहता है कि ऐसे सवाल में भी अगर आप फोकस बनाए तो एक लाइन में हो सकता है सवाल।
आपको बताना क्या था? रिमेनिंग कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे? देखें नीचे तो वॉल्यूम लिख दें, वॉल्यूम कितना है उतना ही माना है 0.3 लीटर। ऊपर क्या लिखेंगे? यहां पे कितने मोल थे माइनस कितने मोल आपने खर्च कर दिए थे, कितने कैसे लिखोगे? सीधे एक बार में लिखो। मोलैरिटी कितनी थी? 0.16। वॉल्यूम लीटर में कितना था? 0.3 लीटर। तो ये मोल थे, बराबर। इधर आओ, तुमने कितनी करंट ऊपर से सर्किट में फ्लो कराई? 1.7 एम्पियर। सर्किट में इफेक्टिव कितनी पहुंची? उसका 90% निकाल लो, तो ये हो गई इफेक्टिव करंट। कितने टाइम तक तुमने चलाई है? इफेक्ट कूलॉम 96500 डिवाइड कर दो, इफेक्टिव फेराडे। फेराडे जो होते हैं उतने ही इफेक्टिव ग्राम इक्विवेलेंट इतने यूज हो गए तो इसमें इन्फेक्टर डिवाइड कर दो ग्राम इक्विवेलेंट में, तो मोल यूज हो गए, इतने मोल यूज हो गए। तो ये कौन से मोल हो गए जो यूज हो गए? तो कितने लिए थे माइनस कितने यूज हो गए, तो बच गया, डिवाइड बाई, खत्म। क्या सवाल एक लाइन में खत्म? अब मान लो कोई पूछे तो वहां पे क्या करेगा? बहुत हिम्मती करेगा तभी इसको सॉल्व करवाएगा। लेकिन आजकल ऐसे भी ऑप्शन आने लगे, समझ रहे हैं? ऐसे बड़े बड़े 4 ऑप्शन दे देगा, चेक करा लेगा पूछ आता है कि नहीं। तो एक लाइन में सवाल हो जाएगा क्या, अगर इतना बड़ा सवाल आता है और ऑप्शन होते हैं अपने पास तो? ठीक है, तो ऑप्शन की मदद लें, समझ रहे हैं? कोरोजन तो हट चुका है, तो लिख लें कोरोजन को यहां पे छोड़ा जा रहा है क्योंकि उसे कोर से हटाया है, इसकी पूरी जिम्मेदारी एनटीए की है। ऐसे लिखेंगे, डिस्क्लेमर भी लिखे ना, कोरोजन को यहां पे छोड़ा जा रहा है, इसकी पूरी जिम्मेदारी ये लेता है, भविष्य में किसी भी घटना के लिए एनटीए जिम्मेदार होगा। यही डालें। उसके बाद समय इजाजत नहीं दे रहा क्या? अब बचती सिर्फ कमर्शियल बैटरी की टाइप। 3 मिनट बचे हुए हैं, हेड डालिए टाइप्स ऑफ कमर्शियल बैटरीज। समय सब अच्छा होता है। अच्छा, टाइप्स ऑफ कमर्शियल बैटरीज। तुम स्टेशन ज्यादा जाते हो क्या? प्राइमरी बैटरी सेकेंडरी बैटरी। देखिए कोई कुछ भी कर रहा है तो उसकी ऑडियंस से तभी वो कर रहा है, समझ रहे हैं? हर प्रकार की ऑडियंस मौजूद है, भारत में इतनी जनसंख्या है, आप किसी प्रकार का भी काम करिए, कितना भी बड़ा वाला, आपकी ऑडियंस पहले से तैयार है। लोग दीपक कलाल को भी देखते हैं, सबकी ऑडियंस है, आप समझिए। एनी बैटरी, छोड़ दो, तुम्हें पता ही नहीं, तुम्हें मतलब है भाई, लेकिन एनी बैटरी, इसके बाद लिखना है, हाँ कॉमन बात है, एनी बैटरी और सेल that we use as a source, any battery or cell that we use as a source of electrical energy, that we use as a source of electrical energy is known as electrochemical cell. तो आपसे कोई पूछे कि बताओ प्राइमरी बैटरी है या सेकेंडरी बैटरी है, अगर ये दोनों आप इस्तेमाल करते हैं तो मकसद क्या है? कुल मिला के इन दोनों से हम एक आउटपुट निकलवाते हैं, कौन सा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये दोनों सोर्स हैं किस चीज के?
आप मार्केट से कोई बैटरी खरीद के लाते हैं तो करते क्या उसका, कोई बता नहीं सकता। मतलब टॉर्च में लगाओगे, सेल चलाओगे, ठीक है। तो बताइए बैटरी का प्रयोग जो करते हैं उससे आप इलेक्ट्रिकल आउटपुट ही तो निकालना है। कोई टॉर्च जल रही है या कोई रिमोट है टीवी का, या कोई बड़ी बैटरी आप खरीद लाए तो इन्वर्टर आ गया, उससे पंखा चल रहा है। तो ये सब इलेक्ट्रिकल आउटपुट हैं, इलेक्ट्रिकल सोर्स की तरह बैटरी को इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आप बैटरी घर पे लाए, तो बैटरी घर पे लाने का मतलब आपने घर पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाई। अब उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपके पास 40 जूल की है मान लें, तो आप उसका कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दो प्रकार की बैटरीज होती हैं, एक प्राइमरी और एक, दोनों ही जब यूज हो इस्तेमाल तो किसकी तरह काम करती हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह। किसकी तरह, जब इनको आप इस्तेमाल करेंगे, जब ये बैटरी इस्तेमाल में ली जाएंगी तो ये सब क्या है, सोर्स है किसका, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी कि आउटपुट में क्या गेन करेंगे आप इनसे, ये आप, आपके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेके बैठे हुए हैं, आप इससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकलवा सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो बताइए आपको दो प्रकार के सेल पढ़ाए गए थे, कौन कौन से, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और, तो जब आप इन बैटरी को डिस्चार्ज करवाएंगे, इनको इस्तेमाल में लेंगे, तो ये किसकी तरह काम करेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह। ये पहला ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। क्यों ऐसा होगा, तो आप कहेंगे ये सब सोर्स है किसका, तो ये सब हमें आउटपुट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं। और केमिकल एनर्जी जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी तो मामला कैसा कहलाएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहलाएगा। तो इन सब को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो जितनी भी बैटरीज आप लेके आते हैं, जब आप कहेंगे मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, तो इसका मतलब वो किस तरह काम कर रही हैं। अब इसमें से कुछ रिचार्ज हो सकती हैं और कुछ, उन पर डिस्कशन में करेंगे अभी मैं समाप्त। थोड़ा ही बचा है बस मामला, उसके बाद अब शुरू होगा सॉल्यूशन। थर्मो आपका फिजिक्स में स्टार्ट हो रहा है, तो एक साथ दो दो जगह थर्मो पढ़ेंगे तो पगला जाएंगे आप, है ना, मानसिक संतुलन खो सकते हैं। तो दो जगह थर्मो मत पढ़ें, बड़ा ही जो है मोनोटोनस हो जाएगा।